पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में किया दीदी भूली महोत्सव का शुभारंभ। विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। रोड शो से हुई कार्यक्रम की शुरुआत। भाजपा ने लोकसभा चुनाव का किया शंखनाद। हाई लेवल बैठक में हुआ चुनाव जीतने को लेकर रणनीति पर विचार। अधिक मतों से सीटें जीतने का रखा लक्ष्य। कांग्रेस ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारियां। 5 सीटों पर बनाए गए कोऑर्डिनेटर। वरिष्ठ नेताओं को दी हर सीट की जिम्मेदारी। उत्तराखंड एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी सफलता। 3 साल पहले फरार डकैत गिरफ्तार। कई प्रदेशों की पुलिस कर रही थी तलाश। और ऋषिकेश में बढ़ रहा सूखी ठंड का प्रकोप। जहां कोहरे की चादर में लिपटा शहर। वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में रोड शो किया। धामी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। रोड शो पेट्रोल पंप से शुरू हुआ। उसके स्वागत के लिए बस अड्डे पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे और फूल वर्षा कर सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। सीएम के रोड शो में जनसैलाब उमड़ा, जहां सभी मुख्यमंत्री धामी की एक झलक पाने के लिए उत्साहित दिखाई दिए। रोड शो में महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली। इस रोड शो में प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान, यमुनोत्री संजय डोभाल और पुरोला विधानसभा के विधायक दुर्गेश लाल मौजूद रहे। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में रोड शो के बाद दीदी भूली महोत्सव की शुरुआत की। रोड शो के बाद सीएम धामी ने रामलीला मैदान पहुंचे, जहां पर उन्होंने दीदी भूली महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों योजनाओं की भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही सीएम धामी ने उत्तरकाशी में 240 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर बड़ी सौगातें दी। महोत्सव में उन्होंने विकसित भारत विकसित ग्राम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही साथ प्रदर्शनी स्टॉलों का निरीक्षण करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। 2024 के लोकसभा चुनाव का भाजपा ने शंखनाद कर दिया है। देहरादून के भाजपा की हाई लेवल बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के मिशन की रणनीति पर विचार मंथन हुआ, जिसमें भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार अधिक से अधिक मतों से सीट को जीतने का लक्ष्य रखा है। भाजपा की इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ में 5 लोकसभा सीटों के सांसद और कई पदाधिकारी शामिल हुए। दुष्यंत गौतम ने कहा कि जिन सीटों पर भाजपा को पिछले चुनाव में कम मत मिले थे, उन्हीं सीटों पर मतों को इस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर मंथन हुआ है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कार्यकर्ताओं को 2024 के मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने, इस तरह का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य फोकस अगली बार से बड़ी जीत, और मैं कह सकता हूं हमने अपने कार्यक्रम श्रृंखला इस रूप में बनाई है। हमारे सारे मोर्चों को जो कार्यक्रम दिए हैं, पार्टी ने जो कार्यक्रम लिए हैं, ये मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए ही हमने कार्यक्रम रचना तैयार की है। आज हमने मार्च तक के कार्यक्रम तय किए, जिसमें हमने नव मतदाता सम्मेलन युवा मोर्चे को दिया, बड़ी संख्या में नए वोटर्स मैंने हैं, उन सबको एकत्रित करके उनको भारतीय जनता पार्टी का 7 मोर्चे हैं। 7 मोर्चों की अलग अलग भूमिका है। अनुजाति मोर्चा है, वह अनुजाति वर्ग में जाएगा, एसटी में जाएगा, महिला सामूहिक महिलाओं की चिंता करेगा,
युवा की चिंता करेंगे। सब प्रकार 7 प्रकार के मोर्चे हैं। अभियान गतिविधियां, जिसमें यात्राएं होंगी, जनसभा होंगी, लाभार्थी संपर्क होगा और वर्गाकार कार्यक्रम भी उसमें निर्धारित किए गए हैं हर वर्ग। टकरपुर नगर पालिका संभाग में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अमजद हुसैन ने की और संचालन जिला महामंत्री शाहिद अली ने किया। बैठक में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पार्टी में अधिक से अधिक अल्पसंख्यकों को जोड़ने और सरकार की अल्पसंख्यकों की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बात कही। बैठक में 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर भी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के बीच चर्चा हुई। इस दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हर्षवर्धन रावत, हमजद हुसैन, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष वकील अंसारी, जिला उपाध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद रहे। जैसा कि आपको विदित है कि अल्पसंख्यक मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति के बाद फिर जिलों की कार्य समिति संपन्न हो रही है। अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे प्रदेश के अंदर 19 संगठनात्मक जिलों में अपना कार्यरत है और सभी 19 जिलों में अल्पसंख्यक मोर्चा अपनी जिले की कार्य समिति संपन्न करा रहा है। 149 मंडलों में अल्पसंख्यक मोर्चा का गठन है, क्योंकि हमारे प्रदेश में 270 मंडल हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अब खबर देहरादून से है, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटों पर अपने कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। साथ ही कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं को एक एक करके लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी है। हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल को कोऑर्डिनेटर बनाया है, तो वहीं टिहरी से मंत्री प्रसाद नैथानी गढ़वाल सीट पर, तो वहीं विक्रम नेगी अल्मोड़ा सीट पर डॉक्टर जीतराम और उधम सिंह नगर और लोकसभा सीट पर गोविंद सिंह कुजवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अंकिता भंडारी कांड को लेकर कांग्रेस पार्टी जहां 14 जनवरी से यात्रा निकालने जा रही है, तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस पार्टी के इस यात्रा पर पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यह पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में विचाराधीन मामले पर किसी तरह से कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, मगर कांग्रेस पार्टी मुद्दाहीन हो चुकी है। यही वजह है कि अनगढ़ बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस उत्तराखंड में 14 से 16 जनवरी तक 3 दिवसीय अंकिता भंडारी न्याय यात्रा आयोजित करेगी। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने जिला एवं महानगर अध्यक्षों के साथ में बैठक की, जहां पर न्याय यात्रा आयोजित करने के दिशा निर्देश दिए। राहुल गांधी की मणिपुर इम्फाल से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा समकक्ष उत्तराखंड के अंकिता भंडारी न्याय यात्रा आयोजित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। महरा ने जिला महानगर अध्यक्षों को 9 जनवरी को जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के निर्देश दिए, जिसमें अंकिता भंडारी मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच सिटिंग हाई कोर्ट के जज की निगरानी में कराए जाने की मांग की जाएगी। देखिए, कुछ तो पॉलिटिकल इश्यूज है जिनको मैं कैमरे में डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आज जो जूम मीटिंग हमारे ब्लॉक जिला अध्यक्ष और महानगर के अध्यक्षों के साथ हुई है 26 लोगों के साथ, उसमें सभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष सम्मिलित हुए और उसमें 14, 15, 16 की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसके समर्थन में उत्तराखंड में जो 3 दिवसीय हमारा कार्यक्रम है 14, 15, 16 का, उसकी रूपरेखा तय हुई। उसमें सुझाव आए हैं हमारी तरफ से ये है कि अंकिता भंडारी को न्याय की हम इस यात्रा को परिवर्तन करें, क्योंकि उत्तराखंड का सबसे अंकिता भंडारी की दादी का श्रीनगर स्थित पैतृक घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान अंकिता भंडारी के पिता ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने बताया कि अगर सरकार मुकदमा वापस नहीं लेती और उसकी पत्नी का ट्रांसफर नहीं रुकवाती तो वे आंदोलन करने को विवश होंगे। देहांत हो गया और लास्ट में अंतिम सांस जब वो गिन रही थी तो बस उसी का नाम ले रही थी, साक्षी तो कहाँ है। और दूसरी बात कि जो हमारे आज सुनीति जी भाई जी के जो आरोप लग रहे हैं, मुकदमा चलाए जा रहे हैं और उनकी मिसेज का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये मैं तो धामी जी से कहता हूँ कि धामी जी ये आपकी साजिश है कि नहीं है। उसी दिन एक ही डेट को
मुकदमा चलाया जा रहा है। राज्य योजना के तहत गुलर भोज के दाल बाबा मंदिर से लेकर तिलकपुरी तक 13 किलोमीटर सड़क मंजूर कर दी गई है। इस पर 18 करोड़ रुपए की लागत से 21 फीट चौड़ी आरसीसी सड़क बनाई जाएगी। इससे यहां पर आने वाले पर्यटकों को फायदा होगा। साथ ही साथ इस सड़क के बनने के बाद स्थानीय लोगों के रोजगार में पर्यटन के माध्यम से वृद्धि भी होगी। इसके लिए गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। पांडे ने कहा कि मेरे कहने पर मुख्यमंत्री जी ने इस सड़क को राज्य योजना के तहत मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की गुलर भोज में जो पर्यटन स्थल बना हुआ है, गोवा की तर्ज पर देखने को मिलेगा। इस जलाशय को हिंदुस्तान का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाया जाए, ये सपना हमने देखा था आप लोगों के माध्यम से। यहाँ की स्थानीय जनता के आशीर्वाद की बदौलत सपना देखा था और थोड़ा थोड़ा काम किया गया, जिसका प्रमाण है कि अभी 1 जनवरी बीता है, जो मेरे पास फीडबैक है कि साल 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ घूमने आ गए। इसका मतलब इस डेस्टिनेशन के प्रति लोगों में आकर्षण है, लोगों को विश्वास है और मैं इसके लिए स्थानीय जो नौजवान हैं, किसान हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आम जो पर्यटक हैं, इनके साथ लोगों ने अतिथि देवो भव की भावना अपनाई। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास को लेकर लोगों का विरोध लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टामचा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भू कानून और मूल निवास को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदेश में बढ़ रहे जन आक्रोश को लेकर भाजपा सरकार को भू कानून और मूल निवास पर राजनीति कर सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, लोगों का ध्यान पलटाने का काम कर रही है। की सरकार अपना दृष्टिकोण साफ करे, अपना कानून बताए कि हम ये चाहते हैं, लेकिन हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके चुनाव के समय अपने हितों की स्वार्थी पूर्णता करना चाहती है। और मैं तमाम जो इस आंदोलन के जो सामान्य लोग जो यहाँ की भूमि को बचाना चाहते हैं, खेती की भूमि है, उनसे ये अनुरोध करता हूँ वो इस खतरे को अवश्य समझे। तो मूल निवास का एक सवाल है, भू कानून का एक सवाल है, लेकिन राज्य की बीजेपी की सरकार इस सवाल को भटका कर एक जो उन्माद की राती कभी धर्म के नाम पर करनी चाहती है। थराली गांव की पिंडर नदी में प्राणमती संगम से लेकर रामलीला मैदान तक जमे मलबे में नदी किनारे बसे आवासीय मकानों को खतरा हो गया है। जगह जगह मलबा होने से पिंडर नदी कई जगह पर वी आकार बह रही है, जहां पर कई जगह 2 भागों में बंट गई है। इससे मकानों और दुकानों के स्वामियों को आने वाली बरसात में डर भी सताने लगा है। उन्होंने प्रशासन से पिंडर नदी में जमा मलबे को निस्तारण की मांग की है। तो वहीं तहसीलदार प्रदीप नेगी ने बताया कि मलबे के निस्तारण के लिए प्राणमती नदी के संगम स्थल पर रिवर ड्रेजिंग नीति के तहत मलबे में निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है। प्राणमती गदेरे में बाढ़ आने से उसने नदी का जो मुहाना था वो रोक दिया था। उससे जो है कि पिंडर नदी है पूरे जो हम तिराहा कहते हैं, त्राली तिराहा, वहां से लेके पूरे हमारी मंदिर बेतालेश्वर महादेव तक पूरा नदी का तल जो है कि बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कितना मलबा इस नदी में बढ़ गया है। नदी का तल बहुत ऊंचा हो गया है। इस मलबे का निस्तारण अत्यंत आवश्यक है। हम प्रशासन से कई बार मौखिक से ही 2023 से ही खतरा महसूस कर रहे हैं। हमने पहले भी आपको इसी चैनल के माध्यम से अवगत कराया था कि हमने प्रशासन को बार बार अवगत कराया था कि उसने पूरी पिंडर नदी को जो जब रोका तो ये सारा पानी और जो ऊपर से जो गाद है वो सारा यहाँ रुक गया है। और उसके रुकने से हमारे जो पिंडर नदी का जल स्तर है ये करीब करीब 10 मीटर उठ गया है। और इससे पूरे थराली, यहाँ तक कि थराली से सिमलसैंण गांव तक को पूरा खतरा बना हुआ है। हमने इसमें राजस्व विभाग और खनन विभाग द्वारा सर्वे किया गया है और प्राणमती संगम के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा जा रहा है, जिसे रिवर ड्रेजिंग के अंतर्गत कार्य किया जाएगा और अन्य के बारे में भी नियमानुसार कार्रवाई प्रचलित। देखिए, इसमें जैसे प्रस्ताव के बाद फिर इनकी नीलामी होगी और जो भी संबंधित अधिकतम बोलीदाता होगा उसके द्वारा ही इस मलबे का निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए भी संबंधित विभागों को बताया गया है कि वो अपनी एक ऐसी कार्य योजना बनाए कि जिससे कि संबंधित मलबे का यथाशीघ्र निस्तारण हो।
ऋषिकेश में लगातार सूखी ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सफेद कोहरे की चादर ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है। ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव सेकते हुए नजर आ रहे हैं। कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लग गया है। ठंड और कोहरे की वजह से जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक और लोगों को ठंड की मार झेलनी पड़ेगी। इसके बाद राज्य में बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। की वजह से लंग और हार्ट डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। लोग मॉर्निंग में जाते हैं, आउटडोर अगर जाते हैं 30 मिनट से ज़्यादा आउटडोर नहीं रहना चाहिए। मास्क का प्रयोग करना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए इंसान को। और अगर बाहर निकल रहे हैं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर पेशेंट कोई है अस्थमा का या COPD का, पहले से सांस की किसी को परेशानी है, तो अपने साथ में इनहेलर रखें। विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार बने हुए हैं, जिसके चलते उत्तराखंड में बारिश के साथ अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इस बात को लेकर उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 9 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार है। वहीं 3000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल 8 तारीख आज आपकी जनवरी की हो गई है ये, और अभी तक तो देखिए एक्टिविटी मिले नहीं, चाहे पोस्ट मानसून सीजन था या जनवरी के भी ये पहला वीक निकल गया है। और जैसे पहले बोला था कि 9 को लग रहा था कि एक सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक शायद आ सकता है, परंतु अब जो चीज़ें दिख रही है उसमें थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं है, एक्टिविटी कमी रहने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ या बागेश्वर है, तो इनमें तो कुछ जगहों में स्कैटर्ड एक्टिविटी, कुछ जगहों में आप ये कह सकते हैं हल्की बारिश या बर्फबारी है, वो मिल जाएगी। जहाँ तक बर्फबारी हो 3000 मीटर या उससे ऊपर के क्षेत्रों में। लेकिन अन्य डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो थोड़ा बहुत थंडर एक्टिविटी और हल्की बारिश। उत्तराखंड एसटीएफ के हाथ में एक बड़ी सफलता लगी है। एसटीएफ ने 3 साल पहले डकैती कर फरार हुए शातिर अपराधी नफीश उर्फ सपाटा के गिरफ्तार कर लिया है, जहां पे आरोपी शातिर अपराधी है और उस पर 2 दर्जन से भी अधिक मुकदमे चल रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डोईवाला में हुई 2022 की डकैती में ये शातिर बदमाश शामिल था। एसटीएफ ने इस शातिर को उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया है। मैंने खबर 2022 में डोईवाला देहरादून क्षेत्र में एक बड़ी डकैती की घटना हुई थी, जिसमें कि पूर्व में डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 2 अभियुक्त जो थे वो लगातार फरार चल रहे थे पिछले लगभग 1.5 साल से, और इन दोनों के ऊपर पुलिस मुख्यालय द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम किया गया था। इनमें से एक अभियुक्त ने कुछ समय पूर्व माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने जिले में तैनात 22 दरोगाओं सहित 2 इंस्पेक्टरों को तबादले कर दिए हैं, जहां पर इसके अलावा अग्रिम आदेश तक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की इंचार्ज इंस्पेक्टर बसंती आर्या को किच्छा कोतवाली का चार्ज आवंटित करते हुए तत्काल प्रभाव से चार्ज ग्रहण करने के आदेश दिए गए हैं। एक तरफ रुद्रपुर शहर कोतवाली विक्रम राठौर को पुलिस लाइन रुद्रपुर और इंस्पेक्टर धीरेन्द्र कुमार को उनकी जगह रुद्रपुर कोतवाली का कोतवाल बनाया गया है। अल्मोड़ा में उत्तराखंड अस्मिता की रक्षा को लेकर विभिन्न संगठनों ने उत्तराखंड अवधारणा और भू कानून विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, सलाम समिति, उत्तराखंड समाधान पंचायत भूमि बचाओ संघर्ष समिति, फलसीमा उत्तराखंड छात्र संगठन, नैनीसार बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि कांग्रेस के पिछली 23 सालों में उत्तराखंड को बारी बारी से लूटने का काम किया है। इस तरह से प्रदेश के संसाधनों को पूंजीपतियों और भूमाफियों के हाथ में सौंपा गया, उसके पीछे सरकारों का बड़ा हाथ रहा है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी समेत बहुत सारे जो संघर्षशील संगठन हैं जो ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, उन सबकी ओर से ये उत्तराखंड भू अवधारणा और भू कानून पर ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। और हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड को पिछले 23 सालों में लूटा गया है और किस तरह से बड़े भूमाफियाओं को, पूंजीपतियों को
विकासनगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र की विवादित भूमि पर चल रहे अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की। सिडकुल ने सरकारी भूमि बताते हुए निर्माणाधीन भवन और बाउंड्री वॉल को बुलडोजर से ढहा दिया। इस कार्रवाई में सिडकुल कर्मी और स्थानीय पुलिस शामिल रहे। इस दौरान कब्जाधारी का विरोध चल नहीं पाया और भूमि को कब्जा मुक्त करवा लिया गया, जिसको लेकर कब्जाधारी अनिल राणा का कहना है कि ये भूमि उनके स्वामित्व में है, जिसे पूर्व में उच्च न्यायालय से बहाल किया गया। वहीं सिडकुल के क्षेत्रीय प्रबंधक यशवंत सिंह रावत का कहना है कि उत्तर प्रदेश शासन काल के दौरान ये 6 बीघा जमीन औद्योगिक विभाग के नाम पर दर्ज है। सिडकुल की ज़मीन है, सारी इंडस्ट्रियल लगी हुई है, सारे इंडस्ट्री वाले लोग आ रहे हैं। ज़मीन हमारे पास बहुत सीमित है। उसके बाद भी मुझे पूछे बगैर जो है, मैं आ रहा हूँ यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है। कम से कम अतिक्रमण हो रहा है तो मुझे पूछते ना एक बार, तो पूछ करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन सरकारी भूमि है ये हमारी, तो इस तरीके से रातों रात कब्जे करना अच्छी बात है। ये सिस्टम के ये माननीय उच्च न्यायालय से सन 1900 इलाहाबाद से 1998 में भूमि बहाल हुई थी और उच्च न्यायालय के आदेश दिखाने के मात्र इन्होंने इतवार वाले दिन नोटिस दिया और हमें बिना कुछ टाइम दिए हुए 2 घंटे के अंदर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी इन्होंने। और हम 1 हफ्ते हमने इनसे टाइम मांगा, नहीं, उन्होंने कहा उच्च न्यायालय को हम कुछ नहीं समझते, हमारे लिए हाईकोर्ट कोई मायने नहीं रखता, आप जो कागज है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पुलिस महकमे में आईपीएस के ट्रांसफर होने के बाद अल्मोड़ा के नवनियुक्त एसएसपी देवेंद्र पीचा ने कार्यभार संभाला। आगामी लोकसभा चुनाव को चैलेंज बताते हुए एसएसपी देवेंद्र पीचा ने शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाने की बात कही। नवनियुक्त एसएसपी देवेंद्र पीचा ने लॉ एंड ऑर्डर, यातायात और नशे पर कार्रवाई करने की बात कही। देखिए, अल्मोड़ा नो डाउट एक चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें मैं मुख्य रूप से जो आजकल नशे की जो समस्याएं हर जगह फैल रही है उसके ऊपर मैं काम करना चाहूँगा, मेरी प्राथमिकता रहेगा। साथ साथ में यहाँ की जो ट्रैफिक की समस्या है, जो साइबर क्राइम्स आजकल जो बढ़ रहे हैं, वो भी मेरे जो कह सकते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज़ के अंदर रहेंगे। इसके अलावा चूँकि निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव है, वो तो नो डाउट सभी के लिए चैलेंजिंग है, तो उसको भी हमें पीसफुली कंडक्ट करवाना है, वो भी एक चुनौती रहेगी। प्रभु श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन सार्वजनिक अवकाश को लेकर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति ने एक प्रेस वार्ता की। उत्तरांचल प्रदेश क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में समिति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करवाने की मांग की। इस अवसर पर महोत्सव समिति के सदस्यों ने कहा कि कितने संघर्षों और बलिदानों के बाद में राम लल्ला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। उनके भव्य आयोजन को देखने के लिए सरकार को भी अवकाश घोषित करना चाहिए, ताकि सभी लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण देख सके और अपने घर में हंसी खुशी से दीपावली मना सके। बाईस तारीख को जैसे हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में, जहां उनका मूल निवास, जहां पर उनका जन्म हुआ था, मूल जन्म स्थान पर हो रही है। हम सरकार से सिर्फ इतना निवेदन करते हैं कि 22 तारीख को एक सार्वजनिक अवकाश आप घोषित करें। अब खबर देहरादून से है, जहां डाक विभाग पोस्टल की कमी से जूझता दिखाई दे रहा है। जहां पोस्टल सर्विसेज के डायरेक्टर अनुसुईया प्रसाद चमोला ने बताया है कि डाक विभाग के अंदर फिलहाल पोस्ट ऑर्डर की कमी देखने को मिल रही है। फिलहाल 10 वाले पोस्टल ऑर्डर्स की सबसे ज्यादा कमी है, क्योंकि कुछ वजह से प्रिंटिंग प्रेस में पोस्टल ऑर्डर छप नहीं पा रहे हैं। अनुसुईया प्रसाद चमोला ने बताया कि 1 से 1.5 महीने के अंदर इसकी आपूर्ति सुचारू रूप से डाक विभाग में हो जाएगी। और अगर बात करें 1 से 2 के पोस्टल ऑर्डर की, तो वह पर्याप्त मात्रा में डाक विभाग में उपलब्ध है। अब खबर जनपद टिहरी जिले के देवप्रयाग से सामने आ रही है, जहां कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा में आयोजित वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेले का चौथा दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा के अनुरूप अगले वर्ष से वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेले को कृषि एवं औद्योगिक विकास मेले के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि अगले वर्ष होने वाला मेला और अधिक भव्य होगा।
और इसी के साथ में एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।